हेल्थ केयर के अलावा भी जो ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ हेल्थ केयर से, तो उसी हम स्कोप को और उसके इम्पोर्टेंस को हम इस सेक्शन में अब हम देख रहे होंगे। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है ये अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक नाम है। ये साइंस है अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, कि हम किस तरह से उन प्रोसेसेस को यूटिलाइज करते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। और बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड, और इसको इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर या टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दिन ब दिन बढ़ने नहीं हैं, वो दिन ब दिन ख़त्म ही होने हैं। फूड शॉर्टेजेस जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे एक हेल्दी और बैलेंस्ड फूड या न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है। उस फूड शॉर्टेजेस के जो प्रॉब्लम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़राब होंगे। दे आर नॉट गेटिंग बेटर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। उसके साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी डिप्लीट हो रहे हैं, दे आर नॉट रिन्यूइंग। इसलिए उन डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज के बाद हमें कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए होगा कि हम आर्टिफिशियली बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको कंडीशंस के साथ मॉडिफाई करके ग्रो कर सकें, या फिर हम उनको लैब स्केल पे ग्रो कर सकें। हम कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम उन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट निकालें। तो उसमें उसकी वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अनप्रेसिडेंटेड इम्पैक्ट आता है ओवरऑल हमारे यूनिवर्स पे भी, और हमारा जो फ़िलहाल एक टाइम चल रहा है उस पे भी। अब अगर मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ तो मीट जो है, मीट अब हम एक लैब में ग्रो कर सकते हैं। मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक जानवर को ज़िबा किया जाए। अब हम मीट के सेल्स जो हैं उनको ग्रो करके विद द हेल्प ऑफ अ 3D प्रिंटर हम उसको एक स्लैब की फॉर्म में जो है वो बना सकते हैं। तो अब ये एक ऐसी ही बात है कि हमने एक नेचुरल चीज़ को एक आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कर लिया। अभी वो वाइडली कोई ऐसे अवेलेबल नहीं है या यूज़ में नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में अगर मीट जो है वो ख़त्म हो जाता है या इतनी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती, हमारे जानवर उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते, तो लैब ग्रोन मीट इज़ अवेलेबल नाउ। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सिंथेटिक बना ली गई हैं। वीगन्स जो होते हैं, जो लोग मीट या डेयरी वगैरह कंज्यूम नहीं कर लेते, उनके लिए प्लांट प्रोटीन्स को यूज़ करते हुए मीट रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो भी लैब में बनाई जा चुकी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी ने अचीव की हैं। अब इसके बाद हम ज़रा टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएं तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बायोटेक्नोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो एक पॉसिबिलिटी है बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स या बायोचिप्स बनाने की, और ये बायोचिप्स बनाई भी जा रही हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि ट्रीटमेंट्स में छोटे छोटे कैप्सूल्स के अंदर जो हैं वो चिप्स जो हैं वो इंसर्ट की जा सकती हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड दे कैन मॉनिटर द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। कैमरास कुछ ऐसे अवेलेबल हैं जो कैप्सूल के अंदर जो है वो एक पर्सन जो है उसको निगल सकता है, वो अंदर जाके डिफरेंट टाइम पे तस्वीरें ले सकता है आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। तो इस तरह की बायोचिप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। बायो कंप्यूटर्स भी बहुत हद तक हम बना चुके हैं कि हमारे जो डायग्नोसिस के तरीके हैं, DNA सिंथेसाइजर्स हैं, इन सारों के साथ हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व किया हुआ है। हमें कुछ खुद नहीं करना पड़ता, हमें कंप्यूटर का एक प्रोग्राम सब कुछ कैलकुलेट करके बता देता है कि इसमें ये कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा हम बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक हाई स्पीड पे कर सकते हैं। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को मिला रहे हैं। यहाँ पे हम कंप्यूटर्स का बहुत वाइड स्प्रेड जो है यूज़ कर रहे हैं इधर। फिर इसके अलावा स्क्रीनिंग होती है सैम्पल्स की बहुत लार्ज नंबर्स में, वो भी इन बायोचिप्स के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि ये रीयूजेबल भी होती हैं और जो है एक मैस क्वांटिटी में बनाई भी जा सकती हैं, क्योंकि जितना मिनिएचराइज्ड काम हो जाएगा उतना उसकी कॉस्ट ओवरऑल ओवर टाइम जो है वो कम होती जाएगी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है बायो टेररिज्म एजेंट्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने में बहुत ही जो है वो एडवांस्ड है। हम उसके टूल्स को यूज़ करते हुए ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आइदर ये जो चीज़ है ये कहाँ से आई है, इसका सोर्स क्या है और इसके इंटेंशन
क्या है। इसके अलावा हमने अगर बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हमने माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स को बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया है कि हमने नेचुरली ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक फर्टिलाइज करने की सॉइल को एबिलिटी है, वो हमने इनोक्यूलेंट्स के तौर पे फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ कर लिए हैं कि हम जो है वो केमिकल नहीं यूज़ करें, हम एक नेचुरल चीज़ को फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी जो है वो एडवांसेस आए हैं। सबसे ज़्यादा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है, उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स हैं ऐसे जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी ने बहुत रोल प्ले किया है। सबसे ज़्यादा जो काम बायो से रिलेटेड हो रहा है वो यही है, और जो बायो सेंसर्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे है। इसके अलावा नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो डिज़ीज़ की डायग्नोसिस में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और हम जो जीन थेरेपी है उसमें भी नैनो पार्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अब जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतना ज़्यादा स्कोप है और तरक्की के इतने चांसेस हैं वहाँ पे, वहीं पे ही कुछ कंसर्न्स भी रेज होते हैं कि आया जो काम हम अब कर रहे हैं इसका फ्यूचर जनरेशन्स पे, इसका फ्यूचर की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। और वो कंसर्न्स किस फॉर्म में है कि सबसे पहले तो हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिनमें हम कोई नए जीन इंसर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी स्पीशीज से उठा के एक नया जीन उनके अंदर दे रहे हैं, उसको उस माइक्रोबियल मास को किस तरह से डिस्पोज किया जाए कि वो नॉर्मल जो हमारे उस तरह के मिलते जुलते माइक्रोब्स हैं उसका हिस्सा ना बने और उनको वो जीन ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जीन्स जो हैं वो एक स्पीशी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो जो इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं डिस्पोजल के, ऐसे वेस्ट के जिसमें हमने कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक तो वो कंसर्न है। उसके अलावा माइक्रोबियल प्रोडक्शन यानी माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए अगर हम एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं या कोई वैक्सीन्स बना रहे हैं या कुछ ऐसा बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, तो ये हो सकता है कि एलर्जी के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं कि यू नेवर नो कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ हुआ है और कौन सा पर्सन जो है किस नेचुरल एलर्जन से जो एलर्जिक है, तो वो कंसर्न्स आ जाते हैं। उसके अलावा जब हम बैक्टीरिया के अंदर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन खुद ऐड करते हैं ताकि हम एंड पे जो है आइसोलेट कर सकें अपना जीन सिलेक्ट करके, तो वो जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं वो अगर हमारे नेचुरल बैक्टीरिया को जाके जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। हमारे पास इतनी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं रहे हैं ऑलरेडी कि हम सारे बैक्टीरिया को मार सकें। देयर आर सुपर बग्स जो कि हमारी सारी नॉन एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट हैं और उसके लिए हमें नई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, बट अभी हमने वो नहीं बनाई हुई। उसके अलावा जो GMOs हैं उनकी पैथोजेनिसिटी पे बात आ जाती है कि ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कितने पैथोजेनिक हो सकते हैं। हमने एक ऑर्गेनिज्म को जो है मॉडिफाई तो कर लिया, उसमें कोई नया जीन डाल के कुछ नई प्रोडक्ट बना ली है, लेकिन उसके ह्यूमंस पे लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, नेचुरल प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर लॉन्ग टाइम इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसका अभी हमें नहीं पता। और वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म की रिसर्च है और उस रिसर्च को करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली ह्यूमंस को इतनी चीज़ें नहीं खिला सकते या टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा जो कंटामिनेशन होती है प्रोसेस स्ट्रेन्स की और विद वाइल्ड टाइप यानी नेचुरल स्ट्रेन्स की, बैक्टीरिया के हो गए, प्लांट्स के हो गए, एनिमल्स के हो गए, मतलब हर चीज़ में जो कंटामिनेशन है उसको अवॉइड करने का बेस्ट प्रैक्टिसेस निकालना वो भी एक कंसर्न है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में। अब यहाँ तक मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में मौजूद हर चीज़ की डिटेल जो है बहुत ज़्यादा बताई है, कुछ चीज़ें कुछ फालतू भी बताई हैं इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एंड नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।